वहाँ वाईफाई का नारा था। और दिनेश भाई को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, देश का एक बड़ा कवि, बड़ा संचालक, श्रेष्ठ गजलकार, तमाम उपलब्धियां। गुलाम अली साहब ने उनकी गजलों को गाया, पंकज उदास साहब ने गुनगुनाया। पिछले दिनों मुझे मिले तो कहने लगे प्रवीण आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे बुलाया ना तो बता रहे थे खाना वाना बनाता है, तो मैं भी असली बताऊं इनकी बात आपको। तो मैंने कहा जी तबीयत ठीक है, तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया, इसे कंट्रोल करो, सुबह घूमना शुरू करो, वॉक बहुत जरूरी है। तो बोले सुबह तो 8 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती, रात को रोज 1-1 बजे तक कवि सम्मेलन में जाता हूँ। मैंने कहा दिनेश भाई इसके लिए अलग से एक नौकर रखो। भाई ने मेरे कहने से नौकर रखा, उसकी ड्यूटी लगा दी, कल रोजाना सुबह 5 बजे जगाओगे, मैं घूमने जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक मस्ट। अगले दिन इनकी आंख खुली, देखा घड़ी में 8 बज रहे थे। इन्होंने नौकर को बुलाकर डांटा भी, तूने मुझे जगाया नहीं, मुझे घूमने जाना था। नौकर बोला साहब मैंने तो आपको जगाया था, आप तो घूम कर भी वापिस आ गए। आनंद लेना बात का, तालियां भरपूर बजा दोगे तो मैं शुरू होऊंगा, अभी सुन लीजिए कहीं। तो दिनेश भाई ने कहा नौकर से भी कब जगाया था तूने मुझे, कब घूमकर वापिस आया मैं? बड़े गजलकार, कितने बड़े बड़े लोगों ने गाया इन्हें। तो नौकर बोला साहब मैंने तो आपको सुबह ठीक 5 बजे जगाया था, आपने आंख खोली, एक करवट इधर ली, दूसरी करवट उधर ली, फिर आप सो गए। मैंने सोचा बड़े आदमी हैं, इससे ज्यादा क्या टहलते हो। तो बजाएं तालियां, मैं शुरू होना चाहता हूँ। पहले थोड़ी दिक्कत है और ये थोड़ा सा जो कार्यक्रम बीच में है, यदि कोई बहुत अति आवश्यक ना हो थोड़ी देर के लिए रोक दें जी। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो, ये कुछ सर्व कर रहे हैं क्या सामान? कार्यक्रम के दौरान मत करवाइए कोई बात। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिप। एक साथ जितने लोग हैं ये NHPC का उत्सव बहुत अच्छे शीर्ष तक चले। एक बार रिद्म में, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। संभव नहीं है पर हमारे नेता कर सकते हैं। वो जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल लूंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल। पीछे तो एक साहब ने सिर पे हाथ रखा कि केजरीवाल जी की मेहरबानी हो जाए तो फसल यहाँ भी लगा। मैंने बताया ये सब आनंद है। एक छंद आपको और सुनाता हूँ। ये सिंह साहब मैं बिहार गया था, वहां से मैंने उठाया। लालू जी ने नीतीश कुमार जी से कहा होगा, या नीतीश कुमार जी ने लालू जी से कहा होगा, गठबंधन की सरकार, और इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना जी। आप सब जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। मैं दिनेश भाई को समर्पित करता हूँ, के बड़े कवि। स्वागत है। गठबंधन की सरकार और एक नेता दूसरे से क्या कह रहा है कि एक ने दूसरे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। इससे ज्यादा मोहब्बत राजनीति में नहीं हो सकती। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखा ना क्या मोहब्बत दिखाई थी कि एक ने तुझे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं, ऐसे नहीं रिद्म, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। और अगली पंक्ति NHPC वालों समझ जाओ, तिवारी जी तो मिलकर आशीर्वाद दे देना। व्यंग का कवि हूँ, व्यंग की भाषा में एक इशारा कर रहा हूँ। और तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला 5 में से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू। एक छंद आपको और सुनाता हूँ, बिल्कुल ताजा लिखा है मैंने, बिल्कुल ताजा लिखा है और इससे ताजा कुछ है नहीं। अभी पिछले दिनों वैलेंटाइन डे गया था और वो बहुत सारे डे मनाए जाते हैं। एक विशेष दिन आया तो उस दिन मैंने ये विशेष छंद लिखा। मैं इसे श्वेता सरगम को समर्पित करता हूँ।
जी जी। ओ तू ही मेरी एफबी है, तू ही मेरी इंस्टा है। बहन जी की मुस्कुराहट बता रही है कि वो इन दोनों का प्रयोग काफी करती है। एफबी मतलब फेसबुक, इंस्टा मतलब इंस्टाग्राम। और आजकल तो हर आदमी को काम दे दिया है मोबाइल में। कोई काम नहीं है तो सुबह से शाम तक आप लगे रह सकते हैं इस पर, और बड़ा प्रभाव पड़ा है साहब। मेरे यहाँ तो दिल्ली में एक लड़की ने कहा अपने पिताजी से कि डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने कहा बेटा कहाँ मिला? कॉलेज में मिला, जहाँ सर्विस करने जाती है वहां मिला। कहाँ मुलाकात हुई? पड़ोस में रहता है? बोली नहीं जी न्यूयॉर्क में रहता है, शादी उसी से करूंगी। तो उन्होंने कहा फिर मुलाकात कहाँ हुई? लड़की ने बताया जी व्हाट्सएप पर मुलाकात हुई, फेसबुक पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। पिताजी समझदार थे, अनुभवी आदमी, बुजुर्ग, हमारे विपिन जी जैसे हरियाणा के रहे होंगे, पुराने ईडी साहब जैसे हर समस्या का समाधान खोजने वाले। वो समझ गए लड़की गलत दिशा में जा रही है तो उसी की भाषा में समझा दिया, बेटा ऐसा कर टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, तालियां अगली पंक्ति पर बजा देना। बोले और फिर भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पे भेज दे। बहुत अच्छे। मैं माल रोड पर देते मुझे, जब सारे नहीं बजाओगे तो माल की डेट पूरी कर लूंगी। मैं माल रोड पर देते मुझे डेट, तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी हजारों किलोमीटर की थकान आपके उत्साह से कर देगी। और कवियों के लिए इससे बड़ा कोई टॉनिक नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है, कोई पुरस्कार आपकी तालियों से बड़ा नहीं है। मैंने तो दिनेश भाई लिखा था कि बात जरा भी नहीं अधूरी, ये बिल्कुल ही पूरी है। बात जरा भी नहीं अधूरी, ये बिल्कुल ही पूरी है। चाहे कैसी भी हालत है, कैसी भी मजबूरी है, दिल की बीमारी से रखनी अगर हमेशा दूरी है, तो सारे दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार तालियां बजाइए, इसलिए हमारा निवेदन है ठाके लगाइए। ओ तू ही मेरी है, तू भी है, तू ही मेरी इंस्टा है, साइट भी तू ही मेरी और मेरा नेट तू। हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ घूमे माल रोड पर, दे दे मुझे डेट तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। कुतुबों की किल्ली तू है, इंडिया का गेट तू। चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट तुझे, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट। बहुत अच्छा है। एक बार पूरा सदन बहुत ही भरपूर तालियां दे। प्रवीण कमाल भाई क्या उपहार है जिससे आप सबसे बड़ा उपहार मानते हैं, उसे आप क्या उपहार देंगे? और मैं तो सच बताता हूं, आज वीर रस का कोई कवि नहीं बुलाया आपने, NHPC ने सब हास्य रस के मुस्कान वाले बुलाए। वरना कई बार वीर रस वाला आता है टेंशन शुरू कर देता है। मैं समझाता हूँ यार टेंशन की बात मत करो, वो सिंह साहब आएगा पाकिस्तान को तोड़ दो फोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ा दो। और बड़ा वीर रस का होगा तो कहेगा 2 को एक साथ चढ़ा दो, और बड़ा होगा तो कहेगा 3 को एक ही फांसी के फंदे में चढ़ा दो। मतलब वो बढ़ाता है, टेंशन क्रिएट करता है। उससे को भी तू भी कुछ करेगा या और कोई बताता रहेगा क्या करना। तो मैं उसे समझाता हूँ कई बार कि देख अलग तरह का मामला, हिंदुस्तान अलग देश, यहाँ के किस्से अलग है। और विपिन जी जब मुझे पता लगा आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो मुझे फिर एक किस्सा याद आ गया। वो रोहतक के पास एक गांव में दंगल हुआ, सच्ची घटना है ये। पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डॉल खली बली जैसा, देख कर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी है अग्रवाल साहब, अग्रवंशी, गुप्ता जी गोयल जी कुछ रहे होंगे, व्यापारी आदमी, उनसे इलाज पूछो। उनके पास गए, वो बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए, पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया अपना, बोले चाचा अपनी उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया।
और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा 10 लाख रुपए दूंगा। तालियां कम बजाई आपने, ज्यादा ताली बजाने लगी। देखिए असली वीर रस है ये। भाई अल्टीमेटली बात क्या है, यहाँ भी जब आप मीटिंग करते होंगे भी ये टारगेट पूरा होना चाहिए, कैसे करना है आप जानो। बात ये कि टारगेट पूरा हो रहा है, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, मुकदमा नहीं, थाना नहीं, काम जो होना चाहिए वो निकालने गुप्ता जी। अगर चित्त हो जा 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने तिरछा होकर देखा, आंख तिरछी करके उनकी तरफ, तो उसके कान में एक बात धीरे से और बोल दी, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता। भाई ने एक लाइन में समझा दी, अगले की समझ में 1 मिनट में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनके घर पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। तो सिंह साहब मुंह फेर लिया उन्होंने दूसरी तरफ। बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, समझ जाओ तो अब आशीर्वाद देना जी। बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मारा। अभी अखाड़ा जिसका दाव लगता है, और बहुत सारे मामले हैं साहब। मैं हास्य का बड़ा अलग तरह का कवि हूं, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। अभी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो किसी ने मेरी डाली, वो 10 लाख लोगों ने देख ली। वो एक एक्सपेरिमेंटल पोइट्री मैंने उसमें डाली थी। अच्छा, हिंदुस्तान का आदमी, मैं सच बता रहा हूँ, कई बार समय कम रहता है, वो कम समय में ज्यादा काम करना चाहता है। आजकल तो नया जमाना आ गया, वो पेन ड्राइव आ गई, और आजकल तो क्या चिप में आ गई फिल्में। वरना आपने वो जमाना देखा होगा कि वीडियो कैसेट लाइब्रेरियां गली गली में खुल गई थी। फिल्म देखने के लिए आदमी वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में जाता था। अच्छा, समय किसी के पास नहीं, लोग आधे अधूरे वाक्य बोलते हैं जी। एक अलग तरह का प्रयोग बता रहा हूँ, ये देखिए, कवियों को दाद इंद्र देवता ने भी देनी शुरू कर दी। वो एक गया वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में, बोले भाई साहब माँ है क्या? इतना टाइम नहीं कि धर्मेंद्र की माँ फिल्म की कैसेट दे दे। एक फिल्म आई थी धर्मेंद्र की माँ, समय ही नहीं है। अच्छा, दुकानदार के पास भी समय नहीं है। बोला भाई साहब माँ है क्या जी? दुकानदार बोला माँ तो नहीं है, आज डैडी को ही देख लो। वो महेश भट्ट की डैडी फिल्म के बारे में बता रहा जी। पीछे से दूसरा कस्टमर चला गया, बोले भाई साहब बहुरानी है। दुकानदार ने समझा ये घर की बहू को ही पूछ रहा। उसने अंदर करते घुमाई, आवाज मारी, बहुरानी है क्या? अंदर से लड़के की आवाज आई, बहुरानी को तो 4 दिन पहले दिनेश रघुवंशी ले गए। तालियां अगली पंक्ति पर पूरे सदन की बजनी चाहिए सुनने के बाद। इससे माइन्यूट हास्य का ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। बोला बहुरानी को तो 4 दिन पहले दिनेश रघुवंशी ले गए। तभी दिनेश रघुवंशी बहुरानी फिल्म की वीडियो कैसेट लेके आ गए। बोले अरे कैसी बहुरानी दे दी, इसकी तो आवाज ही ठीक नहीं है। समर्थन अब चाहूंगा। दुकान सुन लीजिए, दुकानदार बोला कोई बात नहीं, बहुरानी को यहीं रख दो, बहुरानी को यहीं रख दो, पड़ोसन ले जाओ, बिल्कुल नहीं आई। वो भी पड़ोसन फिल्म के बारे में बता रहा था। मैंने कहा ना साहब, हास्य का ऑब्जर्वेशन है। एक कविता विशेष का दिनेश भाई ने कहा है, सबकी सीमा है, वो सुना देता हूँ। ये अद्भुत देश है, यहाँ पति पत्नी के संबंध भी कमाल के हैं, और हरियाणा में तो बहुत ही कमाल के हैं। मैं गया एक करनाल कवि सम्मेलन में, सुबह को लौट रहा था तो मैंने देखा रास्ते में सुबह 5 बजे एक गांव पड़ा। वो पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था घर के बाहर। पत्नी पति से कह रही थी यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे अभी विधवा कर दे। तालियां बजा दो मिलकर। अब ये पति की समझ में बाद में आया, सिक्का कहीं भी गिरे मामला उसी का साथ है। मैं सच बता रहा हूँ आपको सिंह साहब, औरों की क्या बताऊं, मेरे घर की सच्ची घटना। मैं पिछले दिनों अपनी धर्मपत्नी को लेकर गोवा घुमाने गया, तो वहां एक चर्च में ले गया। गोवा में बहुत सारे चर्च हैं। तो अगली ने तुरंत ईसा मसीह के पैर छुए। मैंने कहा भाई तुमने आज तक मेरे तो नहीं छुए। बोली ठीक है तुम भी लटक जाओ। तो मैं समझ गया मामला गलत दिशा में जा रहा। अच्छा दिनेश भैया, मैं आगरा ले गया तो आपको पता है ताजमहल दिखाया। अच्छा पत्नी चाहे MA PhD डिलीट कुछ भी हो, पर पति ये दिखाना चाहता है मेरी जानकारी तुझसे ज्यादा।
तो मैंने उसे बताया कि ये शानदार ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था, सबको पता है, पर फिर भी मैंने बताया। तो अगली छूटते ही बोली, अच्छा आप भी मेरे लिए ऐसा ही बनवाओगे? मैंने कहा बिल्कुल, प्लॉट तो ले लिया है, अब तो देरी तुम्हारी तरफ से हो। बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां। अभी पिछले दिनों की शाम मेरी लोकप्रिय कविता है मेरी मसूरी यात्रा। बहुत बढ़िया। आप आनंद लें। हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश आप सब जाते ही होंगे, वहीं से मैंने कविता को उठाया। बढ़िया। अभी पिछले दिनों की शाम छोड़कर सब काम मैंने बना लिया पत्नी के साथ मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने उससे कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे देहरादून और हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। भैया प्लीज इसको ड्रोन को ना उड़ाओ, भैया जो भी कंट्रोल कर रहे हैं इसको, हाँ बेटा इसकी जरूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों की शाम छोड़कर सब काम मैंने बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने पत्नी से कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन उससे पहले रुकेंगे देहरादून और हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूँ, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूँ। ये सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म। तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए। मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की बिजली सी कड़की। बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। एक बार मिलकर बजा दे और यहाँ से आनंद ले। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूँ शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को आप लिफ्ट में भेज दो, मैं 10वीं मंजिल तक तुम्हारे साथ सीढ़ियों से ही जाऊंगी। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले यह गई बह गई। एक महिला धारा में बह गई, आशीर्वाद दीजिएगा, यह गई बह गई। एक महिला धारा में बह गई। मैंने कहा भाइयों वो आगे की ओर नहीं होगी, 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, गंगा में भी पीछे की ओर ही बही हो। जिन लोगों की तालियां अब तक उधार रह गई हैं, अगली पंक्ति पर भी वो उधार का सुधार कर सकते हैं। गंगा में भी पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में बहुत अच्छी। हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, बहुत जिम्मेदारी के साथ तमाम जिम्मेदार लोगों के बीच कहना चाहता हूं, यदि रूस के पास सबसे बड़ी ताकत एटम की ताकत है, अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, तो ये भारत वो देश है सब जिसके पास
सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारे संस्कारों की ताकत है। ऐसे उत्सव पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते। एक एक महीने तक विभू मनाया जाएगा, गाने गाए जाएंगे, संगीत के कार्यक्रम होंगे, कविताओं का आनंद होगा, तब कहना चाहता हूं। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। 1 मिनट की एक छोटी सी कविता और सुन लीजिए और बस मैं